मैडम का कहना है कि एनारोबिक और एरोबिक, इसमें क्या अंतर है? बहुत सही बताया आपने, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हम स्पोर्ट्स से ही जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक। देखो, एरोबिक वो होता है जो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में हो, ऐसे ही बताएंगे किसी को भी। और एनारोबिक वो होता है जो ऑक्सीजन की कमी या अनुपस्थिति में, मतलब कमी में या बिल्कुल अनुपस्थिति में हो, इसको हम कहते हैं एनारोबिक। अब एरोबिक, अगर हमारे शरीर से बात करें तो हमारा शरीर एरोबिक कब रहता है? हमारा शरीर एरोबिक तब रहता है जब हमें ऊर्जा की धीमी सप्लाई चाहिए, धीमी सप्लाई चाहिए लेकिन लंबे समय तक, धीमी सप्लाई लेकिन लंबे समय तक। तो इसे हम कहेंगे कि हमारा शरीर उस कंडीशन में एरोबिक ही रहेगा, क्योंकि एरोबिक ऊर्जा धीरे धीरे सप्लाई करता है और लंबे समय तक करता है। और जो एनारोबिक है ये ऊर्जा तेजी से सप्लाई करता है। एनारोबिक तेजी से, जब हमारा शरीर को ऊर्जा तेजी से चाहिए तब एनारोबिक हो जाएगा हमारा शरीर। लेकिन एनारोबिक जो है ना, एनारोबिक ये ऊर्जा कम देते हैं, कम देते हैं और थोड़े समय के लिए, कम भी देते हैं और थोड़े समय के लिए भी देते हैं। ये ऊर्जा की धीमी सप्लाई देता है, लंबे समय तक देता है और अधिक ऊर्जा देता है। अब उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि एरोबिक जो गेम्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग्स हैं, जैसे कि 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन या फुल मैराथन। माइक बंद कर लीजिए सर, ये वाले मैम का माइक होगा। ठीक है ना? तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, ये सब एरोबिक में। और अगर एनारोबिक की बात करें तो एनारोबिक में आ जाएगा, जैसे सर ने कहा आपको कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ये सब एनारोबिक में आ जाता है। और दोनों के बीच में आ जाता है हमारा 800, 1500, 3000, ये सब। इसमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, यानी एनारोबिक की और एरोबिक की भी। वैसे तो खैर यहाँ मैंने बताया, यहाँ बताना नहीं था, ऐसे तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, ये जब हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करेंगे अच्छे से तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि एक चीज पूछनी थी सर, मुझे आज तक नहीं समझ में आई डेफिनेशन इसकी ऑक्सीजन डेप्थ की। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में देखेंगे। ऐसा समझाऊंगा कि दोबारा नहीं भूलेंगे। वैसे साहिल सर बता दीजिए इन्हें थोड़ा सा, बताइए, बता सकते हैं? हाँ भाई बताइए। ऑक्सीजन डेप्थ भाई एक्सप्लेन कर, मतलब जो एनारोबिक वो होती है ना भाई, मतलब क्या बताऊं, मतलब जिसमें लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। जैसे अगर हम ज्यादा देर तक रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, वो बनने की प्रक्रिया टूटने की प्रक्रिया से तेज हो जाती है। उस टाइम पे जो हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड बन जाएगा उसको तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन जरूरत होती है ना, उसको ऑक्सीजन डेप्थ बोलते हैं। बिल्कुल सही। इन मैडम आपको पता है कब समझ में आएगा? इन लोगों को तो कंसेप्ट पूरा क्लियर है, आपको समझ में तब आएगा जब मैं उसको ज़ीरो से शुरू करूँगा, ठीक है ना? चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम मुंह का काम पूरा कर चुके हैं, माउथ का काम खत्म कर चुके हैं। अब माउथ से खाना निकल के आगे बढ़ गया और कहाँ से गुजर रहा है? ईसोफेगस से, ठीक है ना? मुंह से खाना निकल के कहाँ गुजरता है? ईसोफेगस में। और ईसोफेगस, जिसको कि हम और किसी नाम से भी जानते हैं, बोलो। फूड पाइप। यस सर। ईसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं या फिर और भी किसी नाम से जानते हैं? सर गलेट पाइप। फेरिंग्स।
ठीक है ना, फूड पाइप भी कह लेते हैं और फेरिंग्स भी कह लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं? यस सर। जी सर। जैसे Yes, ही sir. हाँ, मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूं, आपको समझ में आएगा कि जैसे ही खाना, पता है आपको, मैं ये नहीं कहता कि मेरी तरह बनो या मेरी तरह कॉपी करो, नहीं, पर फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझसे अलग जाने के लिए पहले मुझे पार कर जाओ। समझते हैं? मेरी ज़्यादा इच्छाएं नहीं है, मुझे लोग कहते हैं नेट निकाल लो या जेआरएफ वाले को अटेम्प्ट करो या दूसरी चीज़ें, मेरे घर में खुद कहते हैं कि सर आप पीसीएस अटेम्प्ट करो वगैरह वगैरह, नहीं, यही रहना चाहता हूँ मस्त, ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी नहीं, मुझे पता है क्योंकि इस शरीर का बहुत बहुत घिसा है ट्रेनिंग में, वो जाएगा जल्दी जो वैसे ही। पर मैं ये कहूँगा कि जो भी विद्यार्थी मुझसे सीखता है वो पहले मुझे पार करो, सेम टू सेम जैसा मैं बताता हूँ वैसा रट मारो, वैसे समझाने की क्षमता विकसित कर लो, उसके बाद आप उससे अलग जो करना है, जैसे करना है करो, जितना बेहतरीन बनना है बनो, पहले मुझे पार करके निकल जाओ, ठीक है ना? एक्सप्लेन करने की क्षमता विकसित करो अपने अंदर, जब आप एक्सप्लेन करने की क्षमता विकसित करोगे तभी दूसरों से अलग निकाल पाओगे अपने आप को। एग्ज़ाम तो ऑटोमेटिक निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम को। आपको ये सामने दिखाई दे रहा है एक डायग्राम कंटिन्यू नहीं रख सकता क्योंकि मुझे बदलना है बार बार, पर ये माउस का कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, इस जगह पर है, दिखाई दे रहा है? यस सर। इस जगह पर यहाँ से शुरू होता है ईसोफेगस, और ईसोफेगस में खाना प्रवेश करता है। जब ईसोफेगस में खाना प्रवेश करता है तो वहां पर मौजूद है एक स्फिंक्टर मसल। हमारे शरीर में बहुत सारी स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। स्फिंक्टर मसल्स गोल जगहों पर पाई जाती हैं, गोल जगहों पर। शरीर का वो गोल अंग जो कि इनवॉलंटरी है, वॉलंटरी में भी है, देखो वॉलंटरी में भी है पर ज्यादातर इनवॉलंटरी में। वॉलंटरी में जैसे आंख, यहां पर भी स्फिंक्टर मसल पाई जाती है, ऑक्यूलारिस ऑर्बिस। मुंह, यहां पर भी स्फिंक्टर मसल पाई जाती है, ऑक्यूलारिस ब्रेविस। ठीक है ना? लेकिन बहुत सारी जगहों पर इनवॉलंटरी है, मतलब अनैच्छिक, हमारी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना? वहां पर भी स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं गोल जगहों पर। तो यहां जैसे ही ईसोफेगस में खाना एंटर करता है, यहां पर है लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर, जिसको कि हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। अब याद रखना, कोई इसे कार्डियक देख के हृदय मत समझ लेना, कहीं करवा लो कांड। लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, जिसको कि हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, LES, ये ऊपर ही मौजूद है। इसका काम है भाई पाइलोरिक वाले को भी तो कार्डियक कहते हैं। पाइलोरिक वाला नीचे आएगा, उस समय व्याख्यान करेंगे, आने दीजिए। नहीं, उसको भी कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। हाँ, उसको भी कहते हैं, एक एक करके। बस कहना यह है कि कार्डियक देख करके हृदय मत समझ लेना, जो नए हैं उनके लिए कह रहा हूँ, कार्डियक देख के हृदय मत समझ लेना। कहीं लिखा हुआ है कि कार्डियक स्फिंक्टर इनमें से कहाँ पाया जाता है और आप लगा दो हार्ट, तो दिल में ही दर्द होगा फिर। सर ईसोफेगस के बाद लोअर वाले में जाता है क्या? अरे मैडम जी, ईसोफेगस में नहीं घुसा खाना, अभी खाना मुंह से निकल के पहले इस छेद से होके गुजरता है। इस छेद को बोलते हैं लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। इस छेद से होके खाना नीचे की तरफ गुजरेगा ईसोफेगस में। ये रहा ईसोफेगस का पाइप, यहां पर ये छेद है जिसको हम बोल रहे हैं लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। और सॉरी, लोअर नहीं, अपर, ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर, पहले ऊपर, यहां पर है लोअर, दोनों जगहों पे है। दोनों जगहों पे है, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर और अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर, ये दो हो गए। यहां पर ऊपर ये रहा अपर
और नीचे ये रहा लोअर, ये एंट्री कराता है भोजन को और ये कार्डियक स्फिंक्टर भी नाम इसी लोअर का है। दिमाग में चल रहा है ऊपर का हिस्सा, ये बोल भी रहा हूं ये ऊपर, लेकिन लोअर लिख दिया मैंने। मिस्टेक हो गया। अब जब अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर से खाना गुजरता है, इसका काम क्या है? इसका काम है फूड एंट्री को कंट्रोल करना। जो ईसोफेगस पाइप में फूड की एंट्री हो रही है, उस फूड एंट्री को कंट्रोल करना, और इसको कंट्रोल करने में मदद करता है इस जगह मौजूद एक कार्टिलेज का ढक्कन, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? ये एपिग्लॉटिस क्या है? ये कार्टिलेज का बना हुआ है। इसका काम है कि जब हम सांस ले रहे हैं उस समय इस पाइप को, यानी कि ईसोफेगस को बंद करके रखना। जब हम सांस ले रहे हैं तब इसको बंद करके रखना, और जब हम कोई चीज निगलने लगे तो फिर इस पे से हटके लैरिंक्स को, उसको विंड पाइप को बंद कर देना। ट्रैकिया। हाँ, ट्रैकिया को, जो इसके साथ ही ट्रैकिया लगी होती है, ट्रैकिया जिसको हम की विंड पाइप भी बोलते हैं, जिसमें से हवा प्रवेश करती है, ये फिर उसको बंद कर देता है और इसको खाली कर देता है ताकि खाना इसके अंदर से नीचे जा सके। समझ रहे हो? मतलब 2 पाइप होता है? हाँ जी। एक फेफड़ों के लिए है और एक पेट में जा रहा है। पेट में जाने के लिए फेरिंक्स, जिसको कि आप फूड पाइप बोलते हैं, और फेफड़ों के लिए ट्रैकिया। उसी ट्रैकिया में नीचे लैरिंग्स होता है जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अभी रेस्पिरेटरी पढ़ेंगे तब जानेंगे। एक ही तरीके से आप बिना एपिग्लॉटिस को हटाए कुछ भी अंदर ले सकते हैं। वो सीधा ऐसे, चूरण भाई, चूरण। हाँ, चूरण। चूरण हाथ में लो और ऐसे कर। इस कंडीशन में एपिग्लॉटिस आपको कुछ नहीं मदद कर पाएगा। सारा का सारा चूरण आपके फेफड़े में चला जाएगा और धसका उठेगा, ले खांसी, ले धसका, खांसी धसका खूब। खांसी धसका इसलिए उठेगा ताकि वो जो चूरण विंड पाइप में चला गया है उसको बाहर फेंक सके। लेकिन तरीके से खाएंगे, तरीके से पिएंगे तो आप थूक भी बिना एपिग्लॉटिस हिलाए नहीं बंद कर सकते। दिखाई दे रहा? थूक भी बिना एपिग्लॉटिस हिलाए नहीं बंद कर सकते। जैसे ही आप कोई भी चीज निगलेंगे, एपिग्लॉटिस उठ के विंड पाइप को ढक लेगा ताकि विंड पाइप में कुछ ना जाए, और जो भी कुछ जाए वो सीधा फूड पाइप में जाए और नीचे उतरे। फिर जब वहां से खाना नीचे उतरता है तो ये जो ईसोफेगस है, जो अभी डायग ऐसे समझ लो, ये है यूईएस, अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर। यहां से खाना नीचे उतरा तो इस जगह पर विशेष मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और एक खास बात बताऊं मैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती है। हम याद रखते हैं सिर्फ और सिर्फ ईसोफेगस के लिए, लेकिन छोटी आंत, बड़ी आंत, सब में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब होता क्या है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? ऊपर दबता है तो नीचे सरक जाता है खाना। ये एक ट्यूब है, मान लो ऊपर दबेगा तो थोड़ा खाना नीचे सरक जाएगा, फिर नीचे दबेगा खाना और नीचे सरक जाएगा। समझ रहे हो? फिर नीचे दबेगा खाना और नीचे सरक जाएगा। दब दब के खाना नीचे सरकता है। जैसे मेला वगैरह में देखा होगा, वो पतली वाली बलून को फुलाते हैं और उसका कुत्ता बिल्ली कुछ बना देते हैं मोड़ मार के। उस बलून में कहीं हवा रह जाए, अगर मतलब थोड़ा सा बलून अगर पतला रह जाए तो आप दबाओगे ना तो यहां से पिचक जाएगा और उधर हवा भग जाएगी। ऐसे ही खाना होता है, ऐसे ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में भोजन होता है। समझे? ऊपर दबता है तो खाना नीचे सरक जाता है, फिर उसके बाद फिर यहां दबेगा तो खाना और नीचे सरक जाएगा, फिर यहां दबेगा खाना और नीचे सरक जाएगा। इस तरीके से करते करते खाना नीचे पहुंचता है।
ठीक है ना। और कहाँ कहाँ एंटर करता है? स्टमक में। कहाँ एंटर करता है? पेट में। अरे वाह, क्या डायग्राम बनाया मैंने। स्टमक में। ये जो खाना ऊपर से माउथ में से आया है ना, जो मुंह में से खाना यहां से एंटर किया है, इस खाने को हम बोलते हैं बोलस। ये जो भोजन है, इस भोजन को हम बोलते हैं बोलस, लुगदी। क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक है ना। अब देखो, खाना नीचे आके स्टमक में आ तो गया, आपने इसका काम भी देख लिया। इसका काम है फूड एंट्री को, इन दोनों का, अपर ईसोफेगल इंस्फिंक्टर और लोअर ईसोफेगल इंस्फिंक्टर, इन दोनों को मिला के, ये दोनों मिलके फूड की ये यहाँ के फूड की एंट्री को कंट्रोल करता है, ये यहाँ फूड की एंट्री को कंट्रोल करता है, दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं। अगर इनका कंट्रोल खराब हो जाता है तो, मतलब अगर ये ठीक से मिलके काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जर्ड का सामना करना पड़ सकता है। गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको हम कहते हैं कि खट्टी डकार आम लैंग्वेज में, जो बैक मारता है खाना और ऊपर तक खाना निकल के चला आता है, ये इनकी खराबी के कारण। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनका ये पूरी तरह से खराब हो जाता है, तो अक्सर उनको इस खट्टी डकार का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर को किसी खास फूड के आइटम से, किसी खास फूड आइटम से एलर्जी होती है, जिसके कारण जैसे ही वो फूड आइटम अंदर एंटर करेगा, ये कोशिकाएं रिफ्लक्स मारने लगती हैं और खाने को बैक फेंकने लगती है, समझे। तो ये स्फिंक्टर मसल आगे जाने को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर ये खराब हो रहा है या ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो कि स्वीकार योग्य नहीं है पेट को, तो फिर ये बैक मारता है और इसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज। कभी कभी हो रहा है 4-6 महीना में, एक आध साल में तो ठीक है, आपने कुछ ऐसा खा लिया होगा, एक्स्ट्रा खा लिया या कुछ गड़बड़ कर लिया, हैवी खा लिया। लेकिन जब किसी को अक्सर ही होता है, थोड़ा भी खाए तो ये महसूस होता है, तो उसको तकलीफ है, उसको फिर इलाज करवाने का मांगता। यहां से इसको मैंने बता ही दिया, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। अभी यहां से भोजन नीचे गया स्टमक में, अब जब स्टमक में पहुंचा तो यहां पर मौजूद है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन मौजूद है? गैस्ट्रिक ग्रंथि, जिसका काम है पाचन रस बनाना। कौन सा पाचन रस? हम उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस बनाना। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाना। गोधुली मैडम, गोधुली, हाँ जी सर। सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम बताइए। लार्ज इंटेस्टाइन। तरुण पवार, सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम बताइए। सर पैरोटिड। लार्ज इंटेस्टाइन कैसे बोल सकते हैं? सर ग्रंथि में कंफ्यूजन हो गया। ग्रंथि, ग्लैंड। हिंदी इंग्लिश दोनों बराबर लेके चलो। मेरे मास्टर जी बराबर लेके चलते थे, तभी मैं ऐसा समझा पाता हूँ। चलिए मुझे बताइए कि आसान सा सवाल पूछता हूँ मैं कि नागेंद्र सर बताओ कि हमारे मुंह में कितनी लार ग्रंथियां हैं? सर मैं बताऊं? 3 सर 6। 3 जोड़ी। 3 जोड़ी। 3 जो 3 जोड़ी। अब मुझे बताइए कि लार में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? ये बताएगा दीपक। लार में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं?
टाइलिन और लिंगुअल लिपेज लिंगुअल लिपेज और और लाइसोजाइम्स लाइजोजाइम्स नहीं, वो तो पाचन में मदद करने वाले, बैक्टीरिया पाचन नष्ट में करने का काम करते पाचन में मदद करने वाले। हैं। टाइलिन को हम किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं, बताएंगे तरुण पवार जी? टाइलिन को सर टाइलिन को किसी ना स्टार्च ना प्रीति दुहान सर स्लाइवरी एमाइलेज के नाम से। सेलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। मनीषा ढाका मैडम, क्या काम है सेलाइवरी एमाइलेज का? मनीषा ढाका मैडम, मनीषा राणा मैडम, क्या काम है सेलाइवरी एमाइलेज का? अरे ये डंडी मार गए क्या सारे? आरती शर्मा मैडम, आरती शर्मा, कोई नहीं, आरती शर्मा, आरती शर्मा, आरती शर्मा के नाम से कौन जुड़ता है? अरे बड़े मक्कार हैं ये तो सब्जी काटने लग गए यहाँ। हाँ आप ही बताओ चलो। सर ये माल्टोज को डेक्सट्रोज में चेंज करता है। माल्टोज ये स्टार्च को माल्टोज में स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। माल्टोज में सर हाँ करता है सर हाँ जी, स्टार्च को माल्टोज में, और माल्टोज का ही दूसरा नाम है डेक्सट्रोज, ये बताया था मैंने। यस सर। अब प्रीति मैडम गलत याद करवाओगे दूसरों को। सॉरी सर। चलिए, तो गैस्ट्रिक ग्रंथि जो है ये गैस्ट्रिक जूस पैदा करती है, और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है HCl, इसके अंदर होता है म्यूकस, इसके अंदर होता है पेप्सिन, इसके अंदर होता है रेनिन, इसके अंदर होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, इसके अंदर होता है गैस्ट्रिक एमाइलेज। ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। जैसे ही आप देखोगे एमाइलेज लिखा हुआ, समझोगे ये किसको तोड़ रहा है? बोलो जल्दी। सर कार्बोहाइड्रेट को। ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। जैसे ही देखोगे लाइपेज, ये किसको तोड़ रहा है? फैट को तोड़ता है। अब देखो यहां लिखा है RENIN और ये हो गया गलत। यहां होता है RENNIN। याद रखना, RENIN सिंगल N ये किडनी से पैदा होता है, RENNIN ये पेट में पैदा होता है। रेनिन का काम है, बचपन में जब बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर ये रेनिन पैदा होता है ज्यादा मात्रा में। इसका काम है दूध के प्रोटीन। दूध का प्रोटीन क्या है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बोलो, अरे बोलो। दूध का प्रोटीन तो रेनिन होता है। अच्छा, केसीन। दूध में केसीन पाया जाता है। दूध के प्रोटीन केसीन को पचाने में मदद करता है। इसीलिए जैसे जैसे हम बड़े होते हैं रेनिन का उत्पादन हमारे शरीर में कम होने लगता है। 30-35 की उम्र के बाद दूध हमारे शरीर में बहुत कम प्रभावी हो जाता है। यानी कि दूध आप छोटी उम्र में दबा के पियोगे, बहुत फायदा करेगा। छोटे बच्चों को बहुत फायदा करता है, 10, 12, 20 की उम्र तक बहुत फायदा करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी दूध का फायदा आपके शरीर में कम होता जाएगा। कोई अपने 50 की उम्र में भी दबा के दूध पेल के पी रहा है, तो पहले तो चलो वो बचपन से ही पी रहा है, घर में 10 भैंस बांध रखी हैं, बचपन से ही 2 लीटर दूध पीने का आदी है, तो
उसके 2 लीटर दूध से 10 तो नहीं लगेंगे, पेट तो खराब नहीं होगा, लेकिन यूटिलाइज भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर में रेनिन एंजाइम्स बनने कम हो जाते हैं और बढ़ती उम्र में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना के बराबर होते चले जाएंगे। तो दूध का केजीन जो प्रोटीन है, इसका डाइजेशन भी बहुत कम हो जाता है। वे प्रोटीन जब लेते हैं तो केजीन प्रोटीन एक अलग से आता है, स्पेशल। केजीन प्रोटीन भी पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलग से चाहिए। रेनिन को 8 एक से 10 घंटे ले लेता है भाई। हाँ, रेनिन का एक और नाम होता है काइमोसिन। काइमोसिन रेनिन को ही बोलते हैं, याद रखना। तो ये रेनिन का काम है। पेप्सिन का काम है, जो भी आपने प्रोटीन खाया है दूध से अलग, उस प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना। HCl ये क्या है? ये एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका pH होता है लगभग 1, और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड पेट में है, ये तो जला के फेंक दे। अगर शरीर पे गिर जाए तो जला के फेंक दे, हड्डी तक निकाल दे, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड पेट में होता है। इसका काम है खाने में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स वगैरह को मारना और खाने को एसिडिक बनाना। खाने में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा को मारना और एसिडिक बनाना खाने को, ताकि खाना आसानी से तोड़ा जा सके पहली चरण में। और इस खतरनाक प्रोटीन से पेट को बचाने के लिए अंदर ही अंदर पूरे में म्यूकस होता है। म्यूकस एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसका काम है रक्षा करना। म्यूकस शरीर में बहुत जगहों पे निकलता है, जैसे कान में जो मैल निकलता है वो म्यूकस है, जिसका काम है धूल, धुआं, छोटे मोटे जर्म्स वगैरह को फंसा के रखना, ताकि वो ईयर ड्रम तक ना पहुंचे और आपको नुकसान ना हो। नाक से जो रहट बहती है, दैट इज म्यूकस। इसका काम है नाक में जाने वाले धूल, धुआं, डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन्स, बैक्टीरिया, वायरस, इसको फंसा करके रोक के रखना, ताकि ये अंदर ना जाए, नुकसान ना करे। बहुत सारा म्यूकस, मतलब कई जगहों पे म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस क्या होते हैं? विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसका काम है प्रोटेक्शन। पेट के अंदर जो म्यूकस है उसका काम है HCl से प्रोटेक्शन। ये आपने पढ़ लिया, पूरा का पूरा पढ़ लिया। बोलो। यस सर। तो ये क्या करता है? HCl क्या करता है? मीडियम को एसिडिक बनाता है, बता दिया मैंने, ठीक है ना। क्या करता है? स्टोमक सर को। आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि हमारे शरीर में कितनी लार है? लार ग्रंथि। हाँ, लार ग्रंथि है तो सर हाँ। 6 है ना। हाँ, लेकिन भैया ने तो जवाब दिया था 3 जोड़ी, लेकिन आपने कल बताया था कि अगर कोई पूछे तो लार ग्रंथि कितनी है तो 6 बताना है, और जोड़ी पूछे तो 3 बताना है। हाँ तो ठीक तो है। फिर तो भैया उन्होंने 3 जोड़ी बोला, मैंने पूछा कितनी है, उन्होंने 3 जोड़ी बोला। मैं भावनाओं को समझ गया। परीक्षा में लिखित आता है तो भावनाएं नहीं समझते। वहां तो लिखित में पूछता कितनी जोड़ी। अगर समझो, आप माइक बंद करो पहले आप। मैडम बढ़िया वाला मैडम का माइक मैडम बढ़िया वाला ईयरफोन ले लो ना, बढ़िया वाला ईयरफोन ले लो, बोट वोट का ले लो कुछ। मैडम ऐसे रहम करो, जिन्होंने हेडफोन लगा रखा होगा उनसे पूछो क्या हो रहा होगा। ढोलक बज रही है सर कान में। सर ईयरफोन निकाल दो। ढोलक नहीं बजी सर, ऐसा आवाज आ रहा, साइलेंसर फट गया उसका। हाँ, अब सुनो। मीडियम को एसिडिक बनाता है, और ये क्या करता है? ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, पेट में ही मौजूद है वहीं पे। पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके क्या बनाता है? पेप्सिन का निर्माण करता है। बताओ शालिनी मैडम, पेप्सिन का क्या काम है? जल्दी, इतनी देर में तो डंडी मार देते हैं लोग। सर पेप्टोन का निर्माण करता है शायद। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन्स का निर्माण करता है।
तो ये आपको स्टमक के अंदर का कार्य पूरा हो गया। मैंने बता ही दिया आपको कि रेनिन का जो उत्पादन होता है वो धीरे 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 कम होने लगता है, यानी कि 30 की उम्र के बाद कम होने लगता है। ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको ये बता ही दिया था कि पेप्सिनोजन भी वही मौजूद है। पेप्सिनोजन क्या होता है? पेप्सिनोजन पेप्सिन को बनाने वाले एंजाइम है, एक्टिवेटर्स हैं ये, एक्टिवेटर्स। जैसे जब मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड क्लॉट के बारे में कि कैसे खून का थक्का जमता है, तो वहां मैंने आपको बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन, एक शब्द बोला था मैंने, प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या है? हाँ हाँ, ये इस प्रोथ्रोम्बिन को काम कराने के लिए वहां पर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर थे, समझे। और मैंने आपको मेरे मुंह से निकली हर एक बात याद रखो, गलत हो जाए तो उसको फिर सही करके याद रखो। मैंने आपको कहा था कि पूरे शरीर में सिंगल इंजन कहीं नहीं है, डबल ट्रिपल। आजकल वैसे भी लोग यूपी में योगी सरकार को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो हमारे शरीर में भी डबल इंजन का हिसाब किताब है। एक सिस्टम फेल होता है तो उसके लिए दूसरा सिस्टम कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने दे रखा है, समझ रहे हो। जैसे कि पाचन क्रिया ही पूरी करने के लिए मुंह से ही शुरू हो रहा है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ चल रहा है, फिर पेट में हो रहा है, फिर लीवर करेगा, पेनक्रियाज करेगा। हाँ, ये है कि एक सिस्टम खराब हो जाएगा तो दूसरे सिस्टम पे लोड पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम खराब होते ही फैक्ट्री ठप हो जाएगी हमारी। तो एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो ऑर्डर देते हैं, यूं का चलो जी, चलो पार्थ, काम करो। तो ये स्टमक का काम हो गया। मैंने एक बात आपको बताई थी, मैंने बताई थी कि मुंह के बाद मतलब स्टमक प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन, इनके ऊपर एक परत होती है, उस परत को बोलते हैं पेरिटोनियम, जिसका काम है इसकी रक्षा करना। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। जब कभी भी गलत तरीके से वजन उठाओगे, भारी वजन उठाओगे, आपका शरीर मजबूत नहीं है, आपके कोर मसल्स स्ट्रांग नहीं है, और आप गलत तरीके से वजन उठाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज तो नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन खिसक जाती है और पेरिटोनियम फाड़ के बाहर निकल जाती है, थोड़ा बहुत। जब स्मॉल इंटेस्टाइन पेरिटोनियम फाड़ के बाहर निकल जाएगी, उसको हम बोलते हैं हर्निया, उस कंडीशन को बोलते हैं हर्निया। लोग क्या करते हैं, नाभ उतरना जिसको बोलते हैं, लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, किसी पे मालिश करवा के, बोतल रगड़वा के, बेलन चलवा के वो नाभ भीतर घुसवा लेते हैं। बस देसी जुगाड़ तो बहुत है, हड्डी पहलवान भी बहुत हैं सड़क पे, ना चढ़वा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद फिर डिग जाती है, फिर उतर जाती है, फिर डिग जाती है। देखो, एक बार अगर वो पेरिटोनियम फाड़ के नाभ बाहर निकल आई, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर निकल आया, तो अगर आपने किसी से नाभ चढ़वा ली सपोज करो, तो फिर ये याद रखो कि साल 2 साल तक, मतलब लगभग 6-8 महीने, 1 साल 2 साल तक बढ़िया खाओ, खुराक लो और बढ़िया ट्रेनिंग करो पेट की, वजन ना उठाओ ज़्यादा, ताकि वो जो फाड़ के निकला है वो रिपेयर हो जाए ठीक से, बिल्कुल बढ़िया एकदम बेस्ट तरीके से। वो हो नहीं पाता लोगों से, वो वज़न उठाते हैं, उतनी ट्रेनिंग नहीं करते, सही तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए वो वहाँ जुड़ तो जाती है भले ही, मान लो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर धकेल दिया और अब ये जुड़ तो जाएगी, पर बहुत ही कच्ची सी परत रहती है, हल्की खाल रहती है, थोड़ा लोड पड़ता है, फिर से आंत फाड़ के बाहर निकल जाती है। इसीलिए इसका सबसे बेहतरीन उपाय माना जाता है सर्जरी। आंत अंदर करवाओ, इस पे टाँके लगवाओ, 2-4-6 महीना जितना भी डॉक्टर रेस्ट देता है, खुराक देता है, खुराक लो, ताकि ये बिल्कुल पक्के से हो जाए तैयार। तो फिर बार बार फिर आंत बाहर नहीं निकलेगी, हर्निया नहीं होगा। वरना आप एक बार उसे चढ़वा लोगे और वो दोबारा प्रेशर पड़ेगा, वो फाड़ के बाहर निकल जाएगा फिर से। इसीलिए बार बार किसी की नाभ डिगती है, जिसकी एक बार डिग जाती है बार बार डिगती रहती है, क्योंकि वो उसको ऐसा हाँ, क्योंकि वो उसको सही तरीके से ट्रेन नहीं करते, सही तरीके से रेस्ट नहीं देते, खुराक नहीं लेते हैं, और बस ठीक होने से पहले फिर बाहर, ठीक होने से पहले फिर बाहर। सर ये एनिमल्स में भी होता है ना? हाँ जी, एनिमल्स में भी, किसी में भी हो सकता है।
जान कि आपका कौन सा जानवर है जिसकी नाभ उतर गई? सर कैट थी मेरे पास। कौन सी मैडम? प्रीति दुहान? नहीं सर, इट्स गोदली। ओ गोधली। बिल्ली की नाभ उतर रही थी कैसे पता चला? अच्छा, दस्त लग रहे होंगे उसको। नहीं, उसका पार्ट काफी बाहर, मतलब ओ हाँ, एक दिखाई दे बैलून गया टाइप होगा। का निकल गया था। ठीक है हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हो जाता है, दिखाई देने लोगों में भी हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है ऐसा टोला सा, हाँ जिसके जी, हाँ जी, जिसके हाँ जी। ज़्यादा बड़ा नाभ उतर जाए उसके बाहर निकल जाता है। पेट में दर्द, दस्त वगैरह बहुत कुछ होता है। हाँ जी सर। खैर, अब कोई ये कहने लगे कि सर ये क्या है, ये हमारे सिलेबस में थोड़ी आएगा। तो हर चीज़ सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़ना है, ज्ञान मायने रखता है। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी ये सोच के पढ़ाई नहीं, तैयारी करी नहीं कि मुझे जी पेपर निकालना है। बस पढ़ना था पढ़ना था पढ़ना था, बस पढ़ना था, नॉलेज लेनी थी, वो नॉलेज दूसरों पर डालनी थी और बस। मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, और आप सोचो कि हम सभी पढ़ने में इतने अच्छे हैं, मुझसे कहीं बेहतर है मेरा भाई और मेरी बहन। चलो मेरी बहन हम दोनों के बीच में आती है पढ़ने में, मुझसे तो कहीं बेहतर है मेरा भाई, छोटा भाई। लेकिन फेलियर कितनी बार देखना पड़ा? 4 बार 5 बार फेलियर देखना पड़ा उन्हें। तो फेलियर से परेशान नहीं होने का। अब सोचो कि 2 साल उन्होंने ये सोच के कि चल भाई कोई बात नहीं, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। अब इतनी किताबें हो गई हैं, उसे कबाड़ में बेचना है। वो 2 बोरी तो किताबें जिनको हमने हज़ारों रुपए में खरीदा, वो हमारे लिए बेकार हो गई हैं। सब चाट डाला है, रट डाला है, काम खत्म उनका। अरे एक बार एग्जाम जब तैयारी हो जाएगी ना, आपकी नॉलेज भरपूर हो जाएगी, तो फिर तो जिसमें बैठोगे वो ही निकलेगा, जिसमें बैठोगे वो ही निकलेगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन निकला, अभी उसके बाद दिल्ली में फिजिक्स के लिए भरा था, वो निकला। यूपी में जीआईसी भरा था, वो निकला। यूपी में जीआईसी का एक और होता है आश्रम पद्धति पे, वो भरा था, वो निकला। सोचो कि 38 सीट पर 36 ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से एक भाई भी है। नॉलेज लो, नॉलेज रास्ते में पढ़ने वाली हर चीज को नॉलेज के रूप में गेन करो, और फिर देखो ऐसे पक के तैयार हो जाओगे कि भैया जहां बैठोगे वहीं। क्योंकि आप समझो, मैं जब एग्जाम में बैठता हूं ना, तो एग्जाम में मेरे पढ़े हर चीज वो नहीं होता जो सिलेबस से आता है, लेकिन कहीं ना कहीं से जो नॉलेज गेन करी होती है ना, उसके आधार पर आप क्वेश्चन फिट कर लेते हो और फिर वो सफलता की तरफ ले जाता है। खैर, लीवर सॉरी स्टमक से खाना निकल गया। अब जब देखो पेट में खाना, मतलब पूरा काम खत्म, अब वहां से खाना निकल के कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि स्टमक से खाना पास हुआ, अभी पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब मुझे बताएंगी गोधली मैडम, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना जा रहा है, क्या वहां पर कोई स्फिंक्टर मसल होगी? बोलो, होगी? बोलो बोलो जल्दी बोलो, मनीषा राणा मैडम। स्मॉल इंट नाम बोलो, नाम, आपसे ये थोड़ी पूछ रहा हूं कि होगी ना होगी, नाम बोलो आप। नाम याद नहीं है मुझे। कब, कौन सी जिंदगी में याद होगा? कौन सी जिंदगी में? आपको तो पता है कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ चुके हैं। आपको तो ऐसा रट के आना चाहिए था कि मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो निकलते ही टोक दो, अरे नहीं नहीं रुको रुको। पाइलोरिक स्फिंक्टर, फजीहत करना शुरू कर दूंगा मैं, जिन्होंने पढ़ रखा है और जो जवाब नहीं देते। स्टमक से खाना निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है और उसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहां स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 हिस्से हो जाते हैं। सबसे पहला हिस्सा, बोलो बोलो, सबसे पहला हिस्सा ड्यूोडेनम, फिर जेजुनम,
डियोडनम, जेजुनम, इलियम। और ये देखो ये सबसे बड़ा, समझे, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, समझे, ये बढ़ते क्रम में है। समझ रहे हो आप? डियोडनम, जेजुनम, इलियम। और ये एग्जाम में आ चुका है कि इनको बढ़ते क्रम में सजाइए या इनको घटते क्रम में सजाइए। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये एग्जाम में आ चुका है। जेजुनम में बहुत ही ना के बराबर काम होता है। मुख्य काम डियोडनम में और इलियम में होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता। यूपी में क्वेश्चन आया था तो आप बता। हाँ, यूपी में आया, सजाने को आया। अरे बहुत मुश्किल नहीं देते भैया। यूपी एलटी ग्रेड की पेपर के लिए भर के तैयारी करो, लेकिन इसमें जो तैयारी होगी उसमें यूपी टीजीटी और ये सब जो आएगा, एकदम मुझे तो बहुत निराशा है। 3rd क्लास पेपर आएगा, ऐसा पढ़ो कि बस। खैर, मुझे उम्मीद है कि मैंने दिया था सर 220 आए थे, कुछ ही दिन पढ़ाई करी थी, कुछ कंसेप्ट क्लियर। कौन सी मैडम? सर शालिनी। मुझे तो लगता है इस बार ये वाला एक्सपेरिमेंट काम करेगा, क्योंकि मैं इसीलिए लंबे टाइम को चुना है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके पर लगातार। अब देखो ना, इसी में देखो, मैं नाम बोल दूं, बुरा लग जाएगा, मैं नाम बोलता हूँ, रुको चेहरा देख के अभी। ये सबसे ऊपर आ रही है मनीषा राणा मैडम, पढ़ नहीं रही दोबारा भी, एक दिन छोड़ के एक दिन का गैप मिल रहा है, पढ़ नहीं रही। ये देखो, ये आरती शर्मा मैडम, इन्होंने फीस दे दी और अब ये सोचते हैं कि अपने आप सारा मेरे दिमाग में घुस जाएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं इनका, कहाँ बैठी हैं, क्या है, कुछ पता नहीं। अलका मैडम बहुत कम पढ़ रही हैं भैया, जो नहीं पढ़ रहे मैं बता रहा हूँ। और एक खुशबू मलिक मैडम, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इनका कुछ पता नहीं। और कहाँ गए ये नागेंद्र सिंह सर, ये कितना दे रहे हैं, ये भगवान ही मालिक है इनका, बहुत कम पढ़ रहे हैं ये मनीषा ढाका मैडम अब भी बहुत कम ध्यान दे रही हैं। सर जी पढ़ रही हूँ मैं, मेरा ये खाने का टाइम हो गया, भगवान कसम मैं बड़ी दुखी हो रही हूँ। मेरी तो सच में सब्जियों की आवाज, ये मैं तंग हो गई सर जी। मतलब जैसा मुझे पढ़ना चाहिए ना वैसा मजा नहीं आ रहा। मैं आपसे टाइम के लिए बोला भी था। चलिए टाइम कुछ दो एक मतलब कुछ दिन का करिए, फिर हम टाइम को बदलते हैं। पर कोशिश कर रही हूँ सच में मैं, लेकिन ये टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रही। मैं बहुत सोचती हूँ कि सब काम पहले हो जाए, पर हो ही नहीं पा रहा। तो आप ऐसा करिए ना, तो जवाब दे के कोडिंग वाली क्लास जो बाद में आप दे देते हो ना, इसमें मैं उसे बहुत कई बार अपना जो मेरा नोट रहता है छूटता है, मैं उसे करती हूँ, तब जाके मेरे मन को शांति मिलती है। हाँ, तो जवाब दे के मारिए मेरे मुंह पे, मेरे मुंह पे जवाब दे के मारिए। मेरे तो बच्चे भी मजाक बना रहे मेरी, कह रहे आपको दूध में नहीं पता कौन सा क्या हो। मैंने कहा पता है मुझे, आप हमें कहती हो रिप्लाई नहीं करती और खुद नहीं कर रही हो मम्मी। हाँ, तो मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो मेरे मुंह पे जवाब दे के मारो, यूं का ये लो, मैं बता रहा हूँ, पहले से पढ़ के रखो, बाद में पढ़ो, जवाब दे के मारो मेरे मुंह पे। ये कहाँ गई है? ये विवेक सर हैं, ये देखो ना के बराबर पढ़ते हैं। तो देखिए, जो ना के बराबर पढ़ेंगे उनका तो भगवान मालिक है। समझ रहे हो मेरी बात आप? पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग पूछें कि भाई इतना पता है तुम्हें, हैं तुम फिजिकल वाले हो, इतना पता है तुम्हें, ऐसे पूछें लोग। खैर, मुझे नहीं लगता, मुझे तो बस इतना लगता है, मैं खैर क्या बोलूं, मुझे तो पढ़ाना है, पर मुझे इतना लगता है कि आपको ऐसा बनना चाहिए कि नॉलेज ऐसी हो, ज्ञान इतना हो, फिजिकल वाले मास्टर होने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ मास्टर समझो अपने आप को, फिजिकल वाला मास्टर नहीं। फिजिकल की नौकरी तो आसानी से ले सको, ऐसा बनना है। डियोडनम, जेजुनम, इलियम। डियोडनम में आपके पास बची हुई 2 ग्रंथियां एक्टिव होती हैं, ये लीवर और पैनक्रियाज, ये 2 ग्रंथियां एक्टिव होती हैं डियोडनम में। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखो, स्टमक को देख लो पहले। स्टमक हम पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा सामने। क्या दिखाई दे रहा है? यस सर। जी सर। यस सर। वेट,
अगर आपको स्टमक दिखाई दे रहा है तो जैसा मैंने बताया वो आपको दिखाई दे रहा है कि ईसोफेगस से खाना निकल के आया, और यहाँ जो छोटा सा छेद है, इस छोटे से छेद को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ईसोफेगियल स्फिंक्टर, और जिसका एक नाम था LES, लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर। नीचे है इसलिए इसको लोअर बोला, ऊपर वाला होता उसको अपर बोलते। यहाँ से खाना निकल के गुजर गया। ये देखो रुगेई, ये नाम आ सकता है, मेरे को ध्यान नहीं था। रुगेई, ये जो रुगेई नाम है, ये पेट के अंदर इतने जो ये जो मोड़ 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 मरोड़ है, ये दीवार है। हस्तर मूवी देखिए, हस्तर, वो हस्तर में ऐसे ही होता है, अंदर जब जो घुसते हैं वो सोना चुराने के लिए बाप बेटे। देखिए हस्तर किसी ने? यस सर। ऐसे ही होता है ना उसमें। तो ये जो ये रुगेई है ना, ये रुगेई, ये पूरे उभार जो है पेट के अंदर, ये इसको रुगेई कहते हैं। और यहाँ से जब पेट से खाना निकलता है इस जगह से, तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो मैंने आपको बताया, स्टमक से खाना बाहर करके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा रहा है। ठीक है, उसके बाद वहां से जब खाना निकलता है तो दो चीजों का सिक्रेशन वहां पहुंचता है। वो देखो, ये यहां से समझो, ये बात दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ये देखो, ये लीवर है, लीवर के दो हिस्से हैं, ये राइट हिस्सा है, ये लेफ्ट हिस्सा है, यानी कि राइट लोब और लेफ्ट लोब। ठीक है ना? दोनों लोब्स से, यानी कि दोनों हिस्से से क्या निकल रहे हैं? डक्ट्स, डक्ट। याद है मैंने क्या कहा था? इनको कहते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनके पास डक्ट्स होते हैं, यानी कि जिनके पास नलियां होती हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। सर इसमें डक्ट्स नहीं होती है? ओ मैडम, वो एंडोक्राइन होते हैं। ठीक है? अंतरस्रावी बाह्यस्रावी। हाँ जी, ये एक्सोक्राइन है। आपकी कल वाली वीडियो में ऐसा बोला था कि एक्सोक्राइन हो। नहीं, मुझे याद है मैंने क्या बोला था कल। अगर ऐसा मैंने बोला था तो हाँ, मुझे वो वीडियो का वो टाइम बताइएगा देख के कि सर इतने टाइम पे आपने बोला। ठीक है? सर क्या पता आपकी वॉइस कम थी, इस वजह से मैंने गलत लिख लिया होगा। पढ़ाते समय तो सुन रहे थे ना? हाँ सर, बट इतना डेप्थली याद नहीं रहता है। ये देखिए, ये नलियां दिखाई दे रही हैं, ये दोनों डक्ट, दोनों लोब से, यानी कि दोनों हिस्सों से ये नलियां गुजर के आ रही हैं। और ये नलियां कॉमन, यानी कि मिल जाती हैं। कहां पर मिल जाती हैं? गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर से पहले ये कॉमनली मतलब गॉल ब्लैडर में, इनका सिक्रेशन गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है सर, समझे? और फिर वहां से निकल के और यहां पर डिओडनम में जाके मिलती हैं। जिस जगह है डिओडनम में लीवर का सिक्रेशन और पैनक्रियाज का सिक्रेशन मिलता है, यानी कि कौन से डक्ट? पैनक्रिएटिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट। कौन से डक्ट? पैनक्रिएटिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक माने लीवर। पता है पूरे शरीर के सभी अंगों में लीवर से खून पहुंचता है और सभी अंगों से लीवर में आता है। यही तो बात है जोड़ने की, यही तो जोड़ने की बात है। मैंने आपको बताया था कि स्प्लीन होता है, स्प्लीन। स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। वो छटनी करता है खराब आरबीसी की, और खराब आरबीसी वहां से पहुंचता है लीवर में, और लीवर उस खराब आरबीसी को तोड़ के रंग बनाता है। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर, बताया था। तो लीवर से सारे अंगों में खून पहुंचता है और सारे अंगों से लीवर में भी आता है। इसीलिए उस सिस्टम को हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, और ये मैंने आपको तब भी बताया था जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो देखो हिपैटिक डक्ट, देखो लिखा है लेफ्ट से निकला तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट से निकला तो राइट हिपैटिक डक्ट। ये हिपैटिक डक्ट और बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट, समझ रहे हो? देखो हिपैटिक डक्ट निकल के कहां चला गया? गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से निकल के आया डिओडनम में।
तो जो डिओडेनम में आ रहा है उसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट। तो जहां पर बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट माने नली, नली, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जहां पर मिलते हैं उस जगह को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, उस छेद को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ODDI, ऑडी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ठीक। अभी उसके बाद अब देखिए क्या होता है यहां पर। मैंने आपको बता दिया कि डिओडेनम में पहुंचता है। अब डिओडेनम में लीवर है, लीवर क्या पैदा करता है? लीवर पैदा करता है, लीवर पैदा करता है बाइल जूस, और पैनक्रियाज पैदा करता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या पैदा करता है? बाइल जूस और पैनक्रियाटिक। किसका माइक है भैया, बंद कर लो ना यार, कहते कहते भी मैं भैया दूसरों की खोपड़ी में दर्द हो जाएगा, इसीलिए मैं हेडफोन नहीं लगाता कान में, क्योंकि एक बार अगर ये ऐसा बच जाए ना तो मैं आगे का 10 मिनट का भूल जाऊंगा क्या बताना है मुझे। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों। बाइल जूस बाइल जूस, बाइल जूस के अंदर होता है बाइल सॉल्ट और होता है बाइल पिगमेंट। बाइल सॉल्ट, सॉल्ट, सॉल्ट से क्या समझते हो? सॉल्ट माने नमकीन, है ना। बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। देखो पिगमेंट का मतलब होता है रंग देना। तो ये जो बाइल पिगमेंट है ये हमारे फीसिस और यूरिन को, यानी कि मल और मूत्र को रंग देता है, ठीक है ना। और बाइल सॉल्ट का काम क्या है? फैट को तोड़ना, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये वो शब्द है जो कि फैट तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब फैट टूटता है तो हम उसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बाइल पिगमेंट कैसे बनता है। बाइल पिगमेंट बनता है जब लीवर आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन को तोड़ता है। नींद आ रही है? नींद आ रही है? लीवर आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन को तोड़ता है, तो जो ये हीमे नाम का प्रोटीन है ये टूट के रंग देता है। समझे? ये टूट के हमारे फीसिस और यूरिन को रंग देता है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए अगर हम लीवर की बात करें तो ये लीवर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। अगर बिल्कुल हेल्दी लीवर की बात करें, एक स्वस्थ लीवर की बात करें, तो ये रेडिश ब्राउन होता है। और सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन का मतलब आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है ये। और ये सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। खाली ग्लैंड भी बोल सकते हो तो भी सबसे बड़ा लीवर, और एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलोगे तो भी सबसे बड़ा लीवर। यही मैंने बताया। एक आम आदमी का लीवर लगभग 1.5 kg का होता है, लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है, मतलब 1.5 किलो इसका वजन, और 6 इंच के आसपास चौड़ाई इसकी, ठीक है ना। 6 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई। एक आपको पता है लीवर अपने अंदर क्या स्टोर करके रखता है? लीवर अपने अंदर ग्लाइकोजन स्टोर रखता है। क्या स्टोर रखता है लीवर अपने अंदर? बोलो। ग्लाइकोजन। एल्टीग्रेड में
आया था क्वेश्चन कि कितना ग्लाइकोजन स्टोर रख सकता है, तो 100 से 120 ग्राम के आसपास ग्लाइकोजन एक लीवर स्टोर रखता है, 100 से 120 ग्राम के आसपास। मैं अभी लीवर, हाँ लीवर ग्लाइकोजन क्या होता है ये नहीं पता, तो अभी समय के साथ पता चलेगा बाद में। ग्लूकोज को बदलता है और ग्लाइकोजन बना देता है, समझे, ग्लूकोज को बदल के ग्लाइकोजन बना देता है। आप जो भी खाते हो, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, आलू, दूध का कोई भी चीज, हाँ ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म बोल सकते हैं। हाँ, वो पचता है तो ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज को डायरेक्ट स्टोर नहीं रखा जाता ग्लूकोज के रूप में, तो वो टूटता रहता है। लेकिन अगर जमा करके रखना है तो लीवर उसको ग्लाइकोजन के रूप में जमा रखता है। लीवर भर जाएगा तो वो मसल्स में जमा करेगा, जिससे मोटापा बढ़ता है। उसके बाद भी फालतू है तो यूरिन में बाहर निकलता है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा खाना भी बेकार है, बाहर ही निकलेगा वो, या तो फिर आपके शरीर पे चर्बी में जमा हो जाएगा। खैर, जब मैं लीवर की बात बता रहा हूं तो आपको बता दूं, मैंने कहा कि हेल्दी लीवर का रंग होता है हल्के लाल और भूरे रंग का मिक्स, रेडिश ब्राउन। लीवर बिल्कुल स्मूथ चिकना होता है। इसकी एक खास बात होती है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, शरीर के अंदर से हानिकारक पदार्थ को खत्म करने का काम करता है। जब हम दारू पीते हैं अल्कोहल पीते हैं तो सबसे पहले 40% अल्कोहल वो स्टमक में सोख लिया जाता है, फिर उसके बाद 60% हिस्से को लीवर डील करता है। छोटी आंत में भी जाता है, मतलब लीवर पचाने में मदद करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, अल्कोहल से लड़ने में मदद करता है, पर पहले ही 40% हिस्सा उसका स्टमक सोखता है। जो लीवर है इसकी खास बात मैंने बताई, डिटॉक्सिफिकेशन। कोई भी हार्मफुल पदार्थ, जहर है, जहर कह रहा हूं मतलब हमारे लिए तो जहर ही है, जैसे कीटनाशक हो गया, दवाई हो गई, उनमें मौजूद ड्रग्स जो भी है, सारे हार्मफुल पदार्थ को डिटॉक्सिफाई करने का, खत्म करने का काम करता है लीवर। तो जब वो भाई भोलेनाथ ने भी जहर पिया तो कंठ नीला हो गया, हम नीलकंठ नाम से जानते हैं। लीवर भी इतने हानिकारक चीजों को सोख रहा है तो इसकी जो कोशिकाएं हैं वो भी खराब होती हैं, डैमेज होती हैं, लेकिन लीवर अपने आप को ठीक कर लेता है। तो यही एक ऐसा REGNARAT, यही एक ऐसा अंग है जो अपने आप को रीजेनरेट कर सकता है। क्या कर सकता है? रीजेनरेट, पुनः निर्माण कर सकता है अपनी कोशिकाओं का। और जब तक इसकी रीजेनरेट करने की क्षमता होती है, शरीर से हार्मफुल पदार्थों को नष्ट करता रहता है। इसकी रीजेनरेशन की कोशिका दो मुख्य कारणों से खत्म हो जाती है। एक अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल, बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पीने से, और दूसरा बहुत ज्यादा फैट जमा होने से। जब बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाए या बहुत ज्यादा अल्कोहल हो जाए, और तीसरा जब किसी को हेपेटाइटिस हो जाए, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। इन तीनों कंडीशन में लीवर की रीजनरेट करने की क्षमता जो है ना, ये खत्म हो जाती है, कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। इसमें तो पहले धीरे धीरे कम होगी, इसमें भी धीरे धीरे कम होगी। इसमें पहली बार होगा तो कम होगी, दूसरी बार होगा तो और कम होगी, तीसरी बार में बिल्कुल खत्म हो जाती है लीवर कैंसर। तो जब ये रीजनरेट करने की क्षमता कम हो जाती है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। ऐसी शायद स्पेलिंग कुछ गलत हो रही होगी। क्या बोलते हैं? लीवर सिरोसिस। और जब लीवर सिरोसिस होता है तो लीवर की रीजनरेट करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसीलिए पहले से ही मेंटेन करके चलो उसे, ताकि वो ठीक रहे। इज दैट क्लियर? सर ये लीरोसिस है? हाँ, लीरोसिस। सिरोसिस मैडम, सिरोसिस। ये मैडम मेरे एल और सी में अंतर ना नजर आ रहा तो लीवर सिरोसिस। ठीक है। इसके बाद इसमें हमें एक चीज और पढ़नी थी, वो थी पैनक्रियाज, यहीं पर। फिर उसके बाद अगली क्लास में फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी हिस्सों को डील करेंगे। पैनक्रियाज क्या करता है? ये पेट में किस तरफ है? लेफ्ट साइड में होता है, ये लेफ्ट साइड। और लीवर जो होता है
वो राइट साइड होता है। मैंने ये भी प्रश्न देखा है कि अगर किसी के पेट में चोट लग गई है या कोई नुकीली पदार्थ घुस गई उसके राइट साइड में, तो बताओ उसका कौन सा अंग प्रभावित होगा। ऐसा प्रश्न भी देखा है मैंने। तो अगर राइट साइड में आपको पेट के नीचे चोट लगी है तो लीवर प्रभावित होगा, और लेफ्ट साइड में पेट के नीचे चोट लगी है पेनक्रियाज प्रभावित होगा, स्प्लीन प्रभावित होगा। पेनक्रियाज लेफ्ट साइड में पाया जाता है और सबके बीच में होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन वहीं पर है, वहीं पर आपका साइड में थोड़ा लीवर है, उसके बगल में, जैसा भी आपने डायग्राम देखा था। शाबाश। देख रहे हो, ये लीवर आपको मेन लीवर का मेन हिस्सा ये आपको राइट साइड में मिलेगा, पेनक्रियाज का मेन हिस्सा लेफ्ट साइड में मिलेगा, छोटी आंत के नीचे है ये, ठीक है ना। अरे गोल ब्लैडर का क्या काम होता है सर? स्टोर करता है मैडम, बाइल जूस को स्टोर करता है। जो बाइल जूस पैदा किया लीवर ने उसको स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको आगे भेजता है ताकि काम हो। अगर पथरी बन जाती है लोगों के गॉल ब्लैडर में तो डॉक्टर ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर काट के हटा देता है, फिर लीवर का सिक्रेशन डायरेक्ट पहुंचता है डियोडेनम में। इससे दिक्कत तो होती ही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप खाना खाओगे तब लीवर को काम करना पड़ेगा। ऐसे क्या है, लीवर अपना काम करके रिलैक्स हो लेता है, अपना सिक्रेशन गॉल ब्लैडर में पहुंचा देता है। जब आप खाना खाओगे गॉल ब्लैडर से सिक्रेशन पहुंचेगा आपके आंत में और काम करेगा। लेकिन गॉल ब्लैडर निकलवा दिया किसी ने तो फिर जब खाओगे तब लीवर को काम करना पड़ेगा, परेशान रहेगा लीवर। ठीक है ना। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, पेनक्रियाज है ना। तो पेनक्रियाज बहुत हार्ड नहीं होता, स्पंजी होता है, गद्दीदार सा होता है, फुलफुला सा। और ये लीवर से थोड़ा बड़ा होता है, मतलब लीवर अगर 6 इंच का है तो ये लगभग 6 से 10 इंच के आसपास का होता है पेनक्रियाज, ठीक है ना। पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस पैदा करता है, मैंने आपको बताया। और पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या होता है, मेनली पेनक्रिएटिक जूस में होता है ट्रिप्सिन, और होता है पेनक्रिएटिक लाइपेज, और होता है पेनक्रिएटिक एमाइलेज। ये 3 चीजें होती हैं पेनक्रियाटिक जूस में। किसमें? पेनक्रिएटिक जूस में। अब देखो, पहले आपने देखा था कि पेट के अंदर प्रोटीन टूट के पेप्टोन्स में बदला था। अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन्स को तोड़कर पेप्टाइड्स में बदलता है और छोटे चेन। भाई प्रोटीन भी कई टुकड़ों में जाके टूटता है धीरे धीरे। लाइपेज देखते ही समझ जाओ कि फैट डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एमाइलेज देखते ही समझ जाओ कि ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो ये काम हो गया पेनक्रिएटिक जूस का, ठीक है, यहां तक क्लियर। अभी ठीक है, अभी इसके आगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी हिस्सों की बात करेंगे, यानी कि खाना ड्यूडेनम से जेजुनम में पहुंचता है तो थोड़ा ना के बराबर काम होता है जेजुनम में। बस जो अब तक जो पच गया पूरी तरह से, जिसका काम तमाम हो लिया, उसको ड्यूडेनम में थोड़ा बहुत सोख लिया जाता है, फिर बाकी जेजुनम में थोड़ा बहुत सोख लिया जाता है, फिर बाकी आगे बढ़ता है वो और इलियम में पहुंचता है। तो इलियम का काम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। हाँ जी, ये एमाइलेज। फिर इलियम में क्या होता है वो, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, या आज ही पढ़ा दूं मैं पूरा। नेक्स्ट क्लास में करा देना प्लीज। इसे याद करो, नेक्स्ट क्लास। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास अगर मान लो कल की जगह परसों करेंगे, संडे को भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संडे को पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। सब अब तो स्कूल भी ओपन हो गए। हाँ, कल से होंगे ओपन, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, पढ़ लो इसे। अगर मैं दिल्ली में, देखो मन करा तो कल भी ले लूं क्लास, बोलो तैयार कर लोगे सारा? यस सर। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताओ,
एक सेकंड।